हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12th। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चलिए, इसमें पहला हेडिंग क्या है? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। पादप जात में आवृतबीजी पौधे पादप जात में आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। पादप जात में आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पूर्ण लगने वाले इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। इन पौधों पर क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं। पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। जब निषेचन होता है तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है और बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित क्या एक अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था इन पौधों के जीवन इतिहास में क्या होता है? एक अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मत भी भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इस पीढ़ी रूपांतरण कहते हैं। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। मतलब इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मनभिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। इसीलिए इस पीढ़ी को रूपांतरण कहते हैं। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं? रूपांतरण। नेक्स्ट, बीजाणुभिद एक द्विगुणित मतलब 2n द्विगुणित अवस्था होती है। बीजाणुभिद एक द्विगुणित अवस्था होती है जबकि युग्मनभिद एक गुणित अवस्था होती है। जबकि युग्मनभिद एक गुणित अवस्था होती है। बीजाणुभिद क्या होती है? द्विगुणित अवस्था मतलब 2n। और युग्मनभिद क्या होती है? एक गुणित अवस्था होती है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। मतलब जो एक पूरा पुष्प होता है, जो पुष्प मुख्य रूप से पूरा एकदम मतलब पूरा वो संचालित हो चुका हो, पूरा उसका निर्माण हो चुका हो, पूर्ण निर्माण हो चुका हो, उसे ही उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? बाह्य दलपुंज पाया जाता है, दलपुंज पाया जाता है और पुमंग और स्त्री केसर, ये 4 चक्र पाए जाते हैं। आइए हम बाह्य दलपुंज देखते हैं क्या है। यह प्रथम चक्र है। पुष्प का बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प का प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। पुष्प का यह प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, उसे ही बाह्य दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज क्या है? यह दूसरा चक्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है, उसे ही दलपुंज कहते हैं। मतलब बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प का पहला चक्र है। और दलपुंज क्या है? पुष्प का दूसरा चक्र है। और पुमंग तीसरा है। पुमंग यह तीसरा चक्र है। पुमंग क्या है? तीसरा चक्र। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह नर जननांग है। प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहते हैं। मतलब जो पुष्प पुमंग है उसे ही पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुमंग नर जननांग, यह नर जननांग है। यह तीसरा चक्र है। पुमंग को क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। पुमंग नर जननांग में है। प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहते हैं। आइए चलिए हम चौथा देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जयांग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जयांग। चौथा मतलब स्त्री केसर चाहे कहिए चाहे जयांग, यह चौथा चक्र है। यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह मादा जननांग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं। इस चक्र में क्या होता है? एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं। और नेक्स्ट है बाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कौन सा चक्र कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं।
जो बाह्य दलपुंज मतलब प्रथम चक्र है और दलपुंज मतलब जो दूसरा चक्र है पुष्प का, उसे क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब जो पुष्प का निर्माण होता है, जिस क्रिया से पुष्प का निर्माण होता है, उस क्रिया में ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज उस चक्र में जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब पुष्प के निर्माण में ये भाग नहीं लेते हैं। पुमंग व जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। पुमंग और जयांग मतलब स्त्री केसर और नर। स्त्री और नर जब जनन में क्रिया में भाग लेते हैं तो इसीलिए इन्हें आवश्यक भाग कहा जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो पुष्प का निर्माण नहीं होगा। ये है पुष्प आप लोग देख सकते हैं। पुष्प का चित्र आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। ये है परागकोश। ये क्या है? परागकोश है। और ये क्या है? पुतंतु है। क्या है ये? पुतंतु है। क्या? पुतंतु। और ये क्या है? ये है बीजांडासन। ये है बीजांडासन। ये परागकोश। ये सब जो है पुंकेसर के भाग हैं। ये सब क्या है? पुंकेसर के भाग हैं। और ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका, दल, अंडाशय, बीजांड, बाह्यदल और पुष्पासन और पुष्पवृंत। पुष्पवृंत उसे कहते हैं जो पुष्पवृंत किसे कहते हैं? पुष्पवृंत जो पुष्प का वो मतलब जो पुष्प का वृंत होता है, मतलब जो उसकी शाखाएं होती हैं पुष्प के नीचे जो हरी हरी होती हैं, उसे ही पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्पासन क्या है? पुष्पासन किसे कहते हैं? जहाँ से पुष्प का निर्माण होता है, जहाँ से पुष्प का निर्माण होता है उसे ही पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन किसे कहते हैं? जहाँ से पुष्प का निर्माण होता है उसे ही पुष्पासन कहते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा। और ये क्या है? ये है स्त्री केसर। ये पुष्प के कौन सा भाग है? स्त्री केसर। ये स्त्री केसर भाग है पुष्प का। कौन सा भाग है? स्त्री केसर, ये वाला भाग। और आप लोग अच्छे चित्र बना लीजिएगा। बुक में भी दिया है, अगर इसमें ना समझ आए तो बुक में आप लोग देख कर अच्छे से बना लीजिएगा चित्र, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर एवं मादा जननांग के रूप में जयांग पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में मतलब पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर मतलब पुंकेसर है जो वो नर जननांग है, और जो मादा है वो जयांग के रूप में पाया जाता है। मतलब जो नर है वो पुंकेसर के रूप में पाया जाता है और जो मादा है वो जयांग के रूप में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया है पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग, जयांग। और पुंकेसर एवं जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः पराग कणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? पुंकेसर एवं जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मतलब पुंकेसर और जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः पराग कणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मद भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मद भिद का निर्माण होता है। नर युग्मद भिद से नर युग्मक बनता है। तथा मादा युग्मद भिद में अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड मतलब मादा युग्मद भिद में अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। क्या? नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से मतलब नर का युग्मक और स्त्री का अंड से संयुग्मन से
मतलब जब मेल होता है तो उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं, जिसके अंकुर से नए बीजाणुभिद का निर्माण होता है। जिनके अंकुर से नए बीजाणुभिद का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहें या पुम बीजाणु जनन। चलिए इसको देखते हैं, क्या है, परागकोश। परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण के, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश के समान विभज्योतकी कोशिका से बना एक अंडाकार समूह है जो वाय स्तर द्वारा घिरा होता है, जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है। जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है। यह बाद में संवहन बाउल का यह बाद में संवहन बाउल का निर्माण करता है। यह बाद में क्या करता है, संवहन बाउल का निर्माण करता है। परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में कोने पर वाय स्तर के नीचे कुछ अध्यस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। इन्हें प्रपरशु कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रपरशु कोशिकाएं भी कहते हैं। जिनसे एक वाय प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या बनाती हैं, 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। इनमें वाय त्वचा के नीचे वाली एक परत वाय त्वचा मतलब बाहर वाली त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है। इस परत को अंतः अस्तर कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, अंतः अस्तर। जिन अस्तर पर कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है, रंध्रक कहलाता है। अस्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है, रंध्रक कहलाता है। अंतः अस्तर से नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्यस्तर तथा सबसे नीचे वाली परत टैपिटम बनती है। क्या होती है, सबसे नीचे वाली परत क्या होती है, टैपिटम बनाती है। टैपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। टैपिटम की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं तथा बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता देती हैं। मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं, फिर इसके बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहारा देती हैं मतलब। और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती रहती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती हैं। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं तथा कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है लघु बीजाणु जनन का डायग्राम। ए कौन कौन सा है, ए, बी,
CDEF, मतलब 5 है, मतलब ABCDE, ये 5 हैं। पांचों आप लोग कर लीजिएगा, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, ये पूरे 6 डायग्राम हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये A है, B है, C है, D है, E है, ये 5 डायग्राम, मतलब ये दोनों एक में है। ये इसको डायग्राम आप देख लीजिएगा, बुक में भी दिया है, अच्छे से उसको बना लीजिएगा डायग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। लघु बीजाणु जनन का डायग्राम है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लघु बीजाणु एवं परागकण। क्या? लघु बीजाणु एवं परागकण। परागकण अगुणित होता है। परागकण क्या होता है? अगुणित होता है। वह 2 आवरणों से ढका होता है। वह 2 आवरणों से ढका होता है। वाय आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है। जो जो बाहर वाला आवरण होता है वो क्या होता है? कठोर और खुरदरा होता है, जिसे बायचोल कहते हैं। बायचोल किसे कहते हैं? अगर पेपर में पूछ लिया बायचोल किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, उसमें लिखिएगा वाय आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है, जिसे बायचोल कहते हैं। बायचोल किसे कहते हैं? वाय आवरण जो है क्या होता है? कठोर होता है और खुरदरा होता है, उसे ही बायचोल कहते हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इसमें क्या होता है? इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इसीलिए अवशेष रूप में लंबे समय तक बचा रह सकता है। इनमें जनन इनमें जनन छिद्र होते हैं। इनमें क्या होता है? जनन छिद्र होता है, जिनके द्वारा पराग नली निकलती है। जिनके द्वारा क्या होता है? पराग नली निकलती है। बायचोल के नीचे पतली व कोमल अंतचोल होती है। बायचोल के नीचे क्या होती है? पतली व कोमल अंतचोल होती है, मतलब अंतचोल होती है। यह पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसका बनी होती है? जो पतली और कोमल अंतचोल होती है, किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ये है आपका चित्र, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये है बाह्यचोल, देख लीजिए, ये है बाह्यचोल। और फिर इसके बाद देखिए अंतचोल, ये है कायिक केंद्रक। क्या है? कायिक केंद्रक है। ये है जनन कोशिकाएं। क्या है? ये जनन कोशिकाएं। और ये क्या है? ये है जनक केंद्रक। और ये है जनन छिद्र। ये है जनन छिद्र। ये है परागकण की संरचना। किसकी है? परागकण की संरचना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है परागकोश का स्फुटन एवं नर युग्मक भित्ति का विकास। परागकोश का स्फुटन एवं नर युग्मक भित्ति का विकास। आप लोग इसको पूरा अच्छे से क्लियर करके डायग्राम बना लीजिएगा, ये बुक में भी दिया गया है। जितना डायग्राम है सब बुक में दिया है। क्लियर अगर ना दिखता हो तो आप बुक में डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे? परागकोश का स्फुटन। क्या पढ़ेंगे? परागकोश का स्फुटन क्या है, आइए देखें। परागकोश क्या है? देखते रहिए। परागकोश का स्फुटन, चलिए पढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परागकोश के स्फुटन के समय। परागकोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टैपिटम स्तर नष्ट हो जाती है। परागकोश के स्फुटन के समय क्या होता है? मध्य स्तर व टैपिटम स्तर नष्ट हो जाती है। केवल बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा रह जाती है। केवल क्या होती है? बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा रह जाती है। स्फुटन के समय अंतः त्वचा कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य त्वचा
पर तनाव उत्पन्न होता है। जब स्फुटन होता है तो अंतःत्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य त्वचा पर तनाव उत्पन्न होता है। जब अंतः कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं तो क्या होता है, बाह्य त्वचा पे तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण परागकोश स्टोमियम वाले स्थानों से फट जाते हैं। जिसके कारण परागकोश स्टोमियम वाले स्थानों से फट जाते हैं तथा तथा दोनों परागधानियों में स्थित पराग कण बाहर आने लगते हैं। उसे ही परागकोश का स्फुटन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, परागधानियों में स्थित परागकण बाहर आने लगते हैं, उसे ही परागकोश का स्फुटन कहते हैं। आप लोग हेडिंग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये पेपर में पूछता है जरूर। स्फुटन पेपर में पूछता है परागकोश का स्फुटन, हरदम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में तो नहीं पूछा था, लगभग 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 2022 में नहीं आया था, 2020 में आया था। चलिए देखते हैं परागकोश के युग्मनभिद का विकास। क्या? नर युग्मनभिद का विकास। परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। क्या होता है? परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकणों का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। और तथा छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं? तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। बड़े केंद्रक को कहते हैं वर्धी केंद्रक और छोटे केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक। परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। पराग वर्तिकाग्र में होता है। कहाँ पहुंचे थे? फिर से देखिए ये वाला लाइन। परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। जब परागण द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है, जिसे परागण के पश्चात परिवर्धन कहते हैं। जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, क्या पहुंच जाते हैं? परागण द्वारा परागकण, मतलब परागण द्वारा परागकण। जो परागकण है जहां परागण होता है, वहां जब पहुंच जाते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, और परागण कहाँ होता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। तो परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है, मतलब जहां से पुष्प का निर्माण होता है, जिसे परागण के पश्चात परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जयांग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जयांग। देखिए जयांग है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जयांग है। यहाँ पढ़ेंगे अंडप। क्या पढ़ेंगे? अंडप देखते हैं क्या है अंडप। देखिए प्रत्येक अंडप में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडप में क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र होता है। तो इसमें क्या है? देखिए अंडप का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडप का कौन सा भाग अंडाशय कहलाता है? अंडप का निचला भाग
अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है। क्या होती है? अंडप के ऊपर, जो अंडप होता है उसके ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है। आप लोग अगर देखेंगे पुष्प का, जो भी मैंने आपको दिखाया, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। आप अगर चित्र देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। समान रचना वर्तिका होती है तथा वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र होती है। क्या होती है? वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र होती है। अंडप पुष्प का मादा जननांग है। अंडप पुष्प का क्या है? मादा जननांग है। ये तो सही है। जो अंडप होता है वो क्या है? पुष्प का मादा जननांग है। और परागकोश, जो परागकोश होता है वो क्या है? पुष्प का क्या है? पुष्प का पराग, मतलब जो मादा जननांग का क्या हो गया? अंडप हो गया जननांग। और अंडप को क्या कहते हैं? पुष्प का मादा जननांग है। और परागकोश को क्या कहेंगे? परागकोश जो है पुंकेसर, मतलब पुमंग जो है वो नर जननांग अंग है, वो नर जननांग है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं निषेचन। फिर इसके बाद क्या है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित से ज़्यादा, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। जब निषेचन होता है नर और मादा का, तो इसके पश्चात क्या होता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बीजांड की रचना क्या है? नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का बीजांड की रचना। चलिए बीजांड की रचना देखते हैं क्या है। प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है। क्या होता है? एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है नाभिका कहलाता है। बीजांड का वह स्थान जहाँ वह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है। क्या होता है? बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है। बीजांड के बाहर आवरण वही अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः। क्या होता है? बीजांड के बाहर का आवरण वही अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। आवरण वही अध्यावरण तथा अंतः अध्यावरण कहलाता है। बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है। बीजांड में क्या होता है? बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है। बीजांड काय का वह आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं। क्या? बीजांड का वह आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। इसके मध्य में भ्रूणपोष होता है। इसके मध्य में क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। इसके मध्य में भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं क्या होती हैं? निभाग की ओर होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तथा मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वार की ओर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं बीजांड द्वार की तरफ। इनमें मध्य में अंड कोशिका तथा इसके इधर उधर
स्थित सहायक कोशिकाएं होती हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय कहते हैं। आपको हम ये दिखाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम क्या है देख लीजिए। डायग्राम है, परिपक्व भ्रूणपोष है ये डायग्राम। देख लीजिए, बना लीजिएगा डायग्राम पूरा। ये है पूरा डायग्राम, आप लोग बना लीजिएगा। ये है प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं ये वाला, और ये है ध्रुवी केंद्रक, और ये है अंडप कोशिकाएं, ये है अंड कोशिका, और ये है सहायक कोशिकाएं, और ये है बीजांड द्वार। परिपक्व भ्रूण कोश का है, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको। देख लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दिया है बीजांडों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बीजांडों के प्रकार। आइए देखते हैं बीजांडों के प्रकार। बीजांड के कितने प्रकार होते हैं? बीजांड वृंत निभाग। बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर मैंने आपको 6 टाइप का लिखाया है बीजांड के प्रकार, 6 टाइप के। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? रिजु या आर्थोट्रापस। क्या है? रिजु या आर्थोट्रापस। इसमें बीजांड द्वार निभाग, इसमें बीजांड द्वार निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बीजांड द्वार निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे जैसे पोलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर और सभी इत्यादि। अब हम आपको दिखाते हैं इसका डायग्राम। देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, और डायग्राम आपको क्लियर करके डायग्राम आपको बना लेना है अपने नोट्स पे। और मैं इसका पीडीएफ भी रखा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मैं आपको अपने लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और देखिए यहाँ पर ये क्या क्या है? ये बीजांड द्वार है। ये क्या है? बीजांड द्वार। ये है भ्रूण, ये है निभाग, और ये है बीजांड वृंत। ये आर्थोट्रोपस, इसको आप बना लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे में है प्रतीप या एनाट्रोपस। क्या है? प्रतीप चाहे कहिए चाहे एनाट्रोपस। इसमें बीजांड उल्टा होता है। इसमें बीजांड क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे टमाटर, गुड़हल, मटर आदि। टमाटर, गुड़हल, मटर आदि। अब जैसे टमाटर अगर पूछा जाए, टमाटर जो है आप लोग देखे होंगे, अगर पेड़ में जब वो टमाटर रहता है तो वो जो है नीचे के साइड, मतलब नीचे के साइड लटका रहता है। जब नीचे के साइड वो लटका रहता है तो उसका जो है बीजांड द्वार जो है, उसका बीजांड द्वार जो है वो नीचे के साइड रहेगा, मतलब उल्टा रहता है। इसीलिए इसमें दिखाया गया है उल्टा। टमाटर, गुड़हल, गुड़हल का फूल भी नीचे की तरफ रहता है। मटर, मटर भी देखिए जब वो हो जाता है उसमें तो वो भी नीचे की साइड होता है। तो इसीलिए इसमें ऐसे ही बताया गया है कि इसमें उल्टा, प्रतीप या एनाट्रोपस जिसे कहते हैं। डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। ये है निभाग और ये है बीजांड द्वार इसका। और उस वाले का क्या था? बीजांड द्वार उल्टा था ना। चलिए, ऊपर साइड था इसका, नीचे साइड था। एनाट्रोपस आप लोग बना लीजिएगा, एनाट्रोपस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पास चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हेडिंग है तीसरा, हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस, इसका निर्माण आर्थोट्रोपस बीजांड के 90% पर
मुड़ जाने के कारण होता है। इसका निर्माण कब होता है? आर्थ्रोट्रोपस। आर्थ्रोट्रोपस बीजांड जो है उस 90% जब वो मुड़ जाता है उसके ही कारण होता है। क्या होता है? हेमिट्रोपस। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखाएं में स्थित होती हैं। इसमें क्या होता है? बीजांड द्वार तथा निभाग एक स्थित मतलब एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होती हैं और बीजांड वृंत बीजाणु के मध्य में एक समकोण बनाता है। मध्य में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे रेनन कुलेशी कुल पौधों में पाया जाता है। क्या? रेनन कुलेशी। ये है आपका डायग्राम, देख लीजिए। इसमें जो है ये है बीजांड द्वार, इसका बीजांड द्वार ये है। क्योंकि ये समझ नहीं आएगा, ये है बीजांड द्वार इसका, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हेमिट्रोपस। क्या है ये? हेमिट्रोपस। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ में क्या दिया हुआ है देख लें। कैम्पाइलोट्रोपस। क्या है? कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा है, यह कुछ मुड़ा होता है। यह क्या होता है? कुछ मुड़ा होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? यह कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। अतः बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। जैसे 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 क्रूसीफेरी। क्या है? क्रूसीफेरी जो सरसों और मूली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सरसों और मूली में भी पाया जाता है। ये है इसका डायग्राम, आप लोग देख लीजिए ये डायग्राम। यहाँ पर इसका जो है ये है बीजांड द्वार। कौन सा है? ये है बीजांड द्वार। देख लीजिए डायग्राम अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम आप जितना मैं बनवाया उतना आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके जितना मैं लिखवाया हूँ सब कुछ ये पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ही पूछे जाते हैं। वहीं से निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए हैं वहीं से निकाल के हम लोग तब बुक में से इसको हेडिंग मिलाए। हेडिंग मिलाने के बाद यहाँ पर आपको लिखवाए हैं। देख लीजिए। पांचवा हमारा क्या है? एम्फीट्रोपस। पांचवा हमारा है एम्फीट्रोपस। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड काय के साथ भ्रूणकोश में भी वक्रण आ जाता है। इसमें भ्रूणकोश में भी वक्रण आ जाता है, जिससे भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। इसमें बीजांड काय के साथ साथ भ्रूणकोश में भी वक्रण आ जाता है, जिससे भ्रूणकोश घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। जैसे कैप्सेला में आप इसको भी बना लीजिएगा, एम्फीट्रोपस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग 6, छठवां क्या है? सर्सिनोट्रोपस। इसमें बीजांड वृंत में कई अतिवृद्धि हो जाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड वृंत में अतिवृद्धि हो जाती हैं, जिससे यह बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घेरे रहता है। क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस क्या होता है? जो बीजांड वृंत में अतिवृद्धि मतलब बीजांड वृंत में उसका वृद्धि कुछ ज़्यादा हो जाती है,
कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिससे वह बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से चारों तरफ से घेरे रहता है, जैसे जैसे नागफनी और कैक्टेसी। क्या? कैक्टेसी, कैक्टस, चाहे आप कैक्टस कहें चाहे कैक्टेसी, कुल के अन्य सदस्य हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये है डायग्राम, डायग्राम बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। अगर कम समय में अगर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है। अगर हम लोग अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ किताब लेके बैठे या फिर बुक्स लेके, मतलब बुक्स किताब कुछ भी, नोट्स या फिर कोई लिखने वाला या फिर पेन वेन कुछ भी ऐसे सामने ऐसे खोल लिए, मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से वैसे झूठे से बैठे हैं और समझ आ रहा है, पढ़ रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं रही है, सिर्फ किताब खोल बैठे हैं, बस उसका मुंह देख रहे हैं बस, और सोच दिमाग कहीं और है हम लोगों का। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप ऐसे बैठे बैठे रह जाएंगे, चाहे 12 घंटे पढ़िए, चाहे 18 घंटा, चाहे 24 घंटा। 2 घंटा 1 घंटा अगर आपने अगर पढ़ाई अच्छे से कर ली है, टॉपर क्या करते हैं 2 घंटा 3 घंटा, ज़्यादा 6 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अगर टॉपर बनना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाएंगे, और अगर जो पढ़ रहे हैं जो कर रहे हैं अगर उसी के ऊपर अगर आपका पूरा एकदम माइंड फोकस करेंगे तो इससे आपका थोड़ा ये होगा कि आपको समझ भी आएगा, और जो ना समझ आए तो ये नहीं है मेरा ही चैनल, मतलब आप यूट्यूब खोलें, डायरेक्ट कोई वीडियो, जो क्वेश्चन ना समझ आए डायरेक्ट आप डालें यूट्यूब, तो ऐसा ही सिस्टम है कि मतलब इस पर सब कुछ मतलब आ जाता है। यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ, मशीन जो है सब कुछ परिवर्तन हो चुका है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट है गुरु बीजाणु जनन। क्या है? गुरु बीजाणु जनन है नेक्स्ट। चलिए, बीजांड तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन की क्रिया को, क्या? बीजांड तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड तथा भ्रूणकोष की परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। किस क्रिया को कहते हैं? परिवर्धन जो होता है, भ्रूणपोष के परिवर्धन, जो भ्रूणकोष का परिवर्धन होता है उसे ही हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु के समय बीजांड काय की एक अधस्तरी कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं? बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इसे प्राथमिक प्रपशु, इसे क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहते हैं, जो विभाजित होकर एक बाहरी भित्ति कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। भित्ति कोशिका एक या दो चार विभाजित हो जाती हैं या फिर बिना विभाजन के ही रहती हैं। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं। क्या? यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं। इनसे प्रायः एक सबसे नीचे निभाग की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष 3 अक्रियाशील गुरु बीजाणु शीघ्र क्रियाशील रहता है तथा शेष 3 अक्रियाशील गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मादा युग्मद भिद अथवा भ्रूणपोष का विकास। मादा युग्मद भिद अथवा भ्रूणकोष का विकास। क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित मतलब यन संरचना है। क्या है? क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित संरचना है। यह आकार
यह आकार में वृद्धि करके बीजांड के अधिकांश भाग को घेर लेता है। क्या होता है? अधिकांश भाग को घेर लेता है तथा इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है। क्या होता है? बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है तथा इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव में दो केंद्रक हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? प्रत्येक ध्रुव में दो केंद्रक हो जाते हैं। इससे केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है जिससे आठ केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से चार केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा चार केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। इनमें से क्या होता है? जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तो इनमें से 4 केंद्रक जो है बीजांड द्वार की ओर रहता है तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। देखिए, अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। क्या? अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्रक की ओर बढ़ते हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। जो बीजांड द्वार की ओर केंद्रक बढ़ता है तथा निभाग की ओर से केंद्रक की ओर बढ़ता है, जो निभाग की ओर से केंद्रक की ओर बढ़ता है, इन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक हैं। मतलब 2n द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। इसमें एक अंड उपकरण होता है। इसमें क्या होता है? एक अंड उपकरण होता है जिसके मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका होती है तथा सहायक कोशिका होती है। इसी प्रकार निभाग की ओर से तीन केंद्रक तीन प्रमुख कोशिकाएं बना लेती हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर से तीन केंद्रक तीन प्रमुख कोशिकाएं बना लेती हैं। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणपोष की कोशिकी तथा 8 केंद्रीय होता है। भ्रूणपोष की भ्रूणकोश 7 और कोशिकी कितना होता है? तथा 8 केंद्रीय होता है। परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रीय का होता है। क्या होता है? परिपक्व। देखिए, इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणकोश 7 केंद्रीय का होता है। परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है 7 केंद्रीय का होता है और 8 केंद्रीय का होता है। 7 कोशिकी का होता है तथा 8 केंद्रीय का होता है। सॉरी, मेरा ध्यान अभी कहीं और चला गया था। भ्रूणकोश का 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रीय का होता है परिपक्व भ्रूणकोश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है? परागण क्या है देखते हैं। परागण है हमारा, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या? पराग कणों का परागकोश मतलब पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प तक, मतलब जो परागकोण है, जो परागकण है वो परागकोश मतलब क्या हो गया? पुमंग मतलब नरजननांग। परागकोश अभी आपको बताए थे ना, नरजननांग पुमंग। तो परागकण जो है पुमंग से मतलब नरजननांग से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं जब उसका संलयन होता है, जब वो एकदम सही डायरेक्शन पे एकदम सही जगह पहुंच जाता है, मतलब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक एकदम संलयन होता है, तो उसी घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखिए, परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जब परागण होता है तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है।
पुंकेसर व दल गिर जाते हैं। जो पुंकेसर हैं और दल है वो गिर जाता है। परागकण कितने प्रकार के होते हैं? परागकण कितने प्रकार के होते हैं? यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, स्वपरागण व परपरागण। कौन कौन सा होता है? स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण मतलब जो स्वयं परागण कर ले, मतलब जो जैसे जो होते हैं, मतलब जैसे स्त्री केसर और जिसमें पुमंग, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही में हो, उसे क्या कहते हैं? स्वयं परागण, मतलब जो खुद से परागण कर ले। पर परागण मतलब जो किसी दूसरे पुष्प से दूसरे पुष्प का निर्माण, मतलब अंडाशय से फल बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जो किसी अन्य पुष्प का परागकण उड़ के आता है और परागकण मतलब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे ही पर परागण कहते हैं। चलिए देखते हैं स्वयं परागण क्या है और पर परागण। फर्स्ट हेडिंग है हम लोग का स्वपरागण। स्वपरागण है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के, मतलब जो पुष्प, डायरेक्ट आपको मैं से मतलब बता रहा हूँ, जो पुष्प खुद से ही परागण कर ले, जो पुष्प मतलब एक पुष्प में अगर नर और मादा दोनों हैं, ठीक है, नर और मादा दोनों हैं, तो परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, मतलब उसी पौधा, वही पौधा है, किसी अन्य पुष्प पे अगर उसका परागण जो है उसी मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, मतलब स्त्री भी है उसमें, मादा भी है, मतलब मादा भी है और क्या है यार, क्या बताएं, हाँ उसमें मादा भी है और नर भी है। तो नर का जो परागकण है अगर वो स्त्री के सर मतलब स्त्री के वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्वपरागण। स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आइए देखते हैं। स्वपरागण पहला श्वक युग्मन। क्या होता है? श्वक युग्मन। एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण, एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। श्वक युग्मन क्या होता है? एक द्विलिंगी पुष्प मतलब जिसमें नर और मादा दोनों हों, उसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वक युग्मन। श्वक युग्मन कहते हैं। और दूसरा क्या है? सजाति पुष्परागण, मतलब जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मतलब सजात पुष्प क्या होता है? देखिए, सजात पुष्पी परागण जब एक ही पौधे के पुष्प, जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, मतलब एक पुष्प, एक पौधे में ये नहीं है कि एक ही पुष्प होगा, एक पौधे में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 हो जाते हैं ना। तो इतने पुष्प हैं, मान लीजिए अगर एक पुष्प का, उसी पौधे का एक पुष्प का परागकण अगर स्त्री, अगर मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सजात पुष्प परागण। सजात पुष्पी परागण। और नेक्स्ट है स्वयं परागण से लाभ। स्वयं परागण से लाभ क्या होता है? स्वपरागण से लाभ क्या होता है? आइए देखते हैं स्वपरागण से लाभ क्या होता है। पहला, पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है। पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है। स्वपरागण के लाभ क्या है? पुष्पों में एक स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है, जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है। और सेकंड क्या है? सेकंड है इनको परागकण के लिए, इनको
परागण के लिए इनको परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इनको परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा है उन्हें क्या है, उन्हें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती, जिससे कम ऊर्जा उपयोग होती है। इन्हें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। और चौथा है देख लीजिए, चौथा है स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं। क्या होता है? स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले संयुग्मित संतति होते हैं। और स्वपरागण के हानियाँ क्या हैं स्वपरागित से? पहला, उससे उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। उससे उत्पन्न बीज क्या होते हैं? उत्तम श्रेणी के, मतलब अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। स्वपरागण में से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज जो होते हैं, अगर उस बीज से अगर कोई पौधा बना हुआ है तो वो कमजोर होता है। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। ऐसे बीज जो है शीघ्र नहीं पकते। और क्या है? स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट, परपरागण। नेक्स्ट हेडिंग है परपरागण। परपरागण में क्या है? परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। उसमें पुष्प एक लिंगी हो या दो लिंगी, ये एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। इसे जैनोगेमी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीनोगैमी भी कहते हैं। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। उसमें पुष्प एक लिंगी हो या दो लिंगी, ये एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। इसे जीनोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या है? परपरागण की विधियाँ। परपरागण की विधियाँ क्या है? परपरागण देखते रहिए। परपरागण 3 प्रकार का होता है। परपरागण कौन सा होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार? देखिए, पहला है वायु परागण, दूसरा है जंतु परागण, तीसरा है जल परागण। वायु परागण मतलब जो परागकण वायु के जरिए आते हैं, मतलब जो परागकण वायु के जरिए उड़ के आते हैं और किसी मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे ही कहते हैं वायु परागण। चलिए आगे हम आपको हेडिंग देते हैं और पढ़ाते हैं वायु परागण। फर्स्ट है वायु परागण किसे कहते हैं? वायु परागण है पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परपरागण। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परपरागण को वायु परागण कहते हैं। इन पुष्पों में निम्न विशेषता होती है। इन पुष्पों में क्या होता है? निम्न विशेषता होती है। पहला, वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। क्या होते हैं? वायु परागण पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं, मतलब छोटे होते हैं पुष्प और देखने में बहुत आकर्षित दिखते हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंद रहित होते हैं। ये रंगहीन एवं गंधहीन एवं मकरंदी होते हैं, मतलब ये अच्छे होते हैं और ये रंग भी इनका अच्छा होता है और इनका सुगंध भी अच्छा होता है। और तीसरा क्या है? दूसरा, वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। वायु परागित, जो वायु जरिए परागित पुष्प होता है वो क्या होता है? एक लिंगी होता है। तीसरा है वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। परागकण क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं।
परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं जिससे वे आसानी से इधर उधर उड़ सकें। वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं और छोटे होते हैं और शुष्क होते हैं ताकि वो अच्छे से आसानी से इधर उधर उड़ सकें। पांचवा है मक्का में वायु परागण होता है। वायु परागण किसमें होता है? मक्का में। चलिए, वायु परागण मक्का में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जंतु परागण। क्या है दूसरा? जंतु परागण। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। पुष्पों में होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक संसाधनों जैसे कीटों, पक्षियों आदि की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? पुष्प में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण जो जंतु परागण कहते हैं, जिसे जंतु परागण कहते हैं। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक संसाधनों की जरूरत पड़ती है जैसे कीट, पक्षी आदि की आवश्यकता होती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है कीट परागण। अधिकांश पुष्पों में परागण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुंचाया जाता है। इनमें मधुमक्खी, भौरा मक्खी आदि है। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। ये कीट क्या करते हैं? मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण क्रिया संपन्न होती है। पक्षी परागण। नेक्स्ट है पक्षी परागण। पक्षी परागण में क्या है? पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं। पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद का स्राव होता है और बिग्नोनिया में मुंजन करने वाली चिड़ियों द्वारा सेमल और पांगरा में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। पांगरा में सेमल और पांगरा में क्या होता है? कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। जल परागण है हमारा नेक्स्ट रीडिंग। जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प को वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। क्या? जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जल परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्या है? हाइड्रोफिली। क्या है? हाइड्रोफिली। इसमें परागण जल के अंदर होता है। इसमें परागण किसके जरिए होता है? जल के अंदर होता है। जैसे क्या है? जैसे सीरेटोफिलम तथा जोस्टेरा आदि। और बी क्या है? बी में है एपीहाइड्रोफिली। इसमें परागण जल की सतह पर होता है। जैसे लेंगना हाइड्रिला आदि। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट
जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा विशेषता पाई जाती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, जल परागित पुष्प स्पष्ट, छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। दूसरा है, परागकण हल्के होते हैं जिससे वे जल की सतह पर तैर सके। परागकण हल्के होते हैं जिससे वह जल की सतह पर तैर सकें। तीसरा देखते हैं, वर्तिकाग्र, लंबा, चिपचिपा व गीला नहीं होता है। चौथा है, परागकण के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक सतह होती है जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा, पर परागण से होने वाली लाभ और होने वाली हानियाँ। अब इस हेडिंग को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको पूरा चैप्टर समाप्त फिनिश मिलेगा। इस चैप्टर में अभी तक यहीं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स। और चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपको नोट्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए हेलो लिख के। ओके, 9795624803 9795624803। थैंक्स।